Hi everyone, this side Vaibhav Obroy from CA Raman Luthra classes. तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में ना डिमांड सप्लाई और उनकी इलास्टिसिटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे एंड आई होप यू लाइक्ड दैट सेशन एंड एज आई प्रॉमिस टू यू गाइस दैट आई विल बी ब्रिंगिंग मोर सच सेशंस जिसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर चैप्टर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कंसेप्ट करवाने वाला हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? बेसिकली मार्केट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप, इसको हम बड़ी वेराइटी से जानते हैं। ठीक है, तो चार टाइप की मार्केट्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और वो डिफरेंशिएट होती है ऑन द बेसिस ऑफ द कंपटीशन, द लेवल ऑफ कंपटीशन। जिसमें सबसे पहली आ जाती है आपकी परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन है, जहाँ पर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। मतलब ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ कंपटीशन है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, बेसिकली ये इमेजिनरी है। देन उसके बाद मोनोपोली, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में एकदम एक्सट्रीम हो गया, जिसमें कंपटीशन ही नहीं है, बिकॉज देयर इज ओनली वन सेलर सप्लाइंग द कमोडिटी, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स एग्जिस्ट इन द मार्केट। देन द थर्ड वन इज मोनोपोलिस्टिक, जो नॉर्मली हमें देखने को मिलता है, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड एक अच्छा एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन उनमें होता है। एंड द लास्ट वन इज ओलिगोपोली, जिसमें फ्यू बिग फर्म्स डोमिनेट द होल मार्केट एंड दे क्रिएट द एंट्री बैरियर्स। तो ये चार टाइप की आपकी मार्केट फॉर्म्स होती हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे देखो, इनके लिए ना हमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इनके फीचर्स याद करना मार्केट स्ट्रक्चर के। अगर हमें फीचर्स याद नहीं है ना, बिलीव मी, हम ये चैप्टर नहीं कर पाएंगे। ओलिगोपोली की कुछ थ्योरीज हैं, कुछ मॉडल्स हैं। ठीक है, आपका आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट नाउ, बट बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं उनके। बट मॉडल्स को इतना डिटेल, इतना डीप में मत पढ़ना, बस अपने नोट्स बना लेना और उनके कंसेप्ट मार्क कर लेना कि अच्छा इस मॉडल में ये बोला है। ठीक है, आपका चैम्बरलिन मॉडल, यस आई एम गेटिंग द नेम नाउ। चैम्बरलिन, आपका कॉर्नॉट मॉडल, ठीक है, बर्ट्रैंड मॉडल। तो यस, तो इन मॉडल्स के आपने नाम याद कर लेने हैं, बस नाम, एजवर्थ मॉडल, एक्सेट्रा। ठीक है, नाम एंड प्लस वो क्या कहते थे, उनकी एग्जाम्पशंस क्या थी, बस। ठीक है, एजम्पशंस। चलो तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो आप सबको आपके सिलेबस के बारे में तो अवेयरनेस होगी, एंड इफ़ यू गाइज आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो मैंने इस पे एक वीडियो बना दी है और कौन से चैप्टर पे कितना ज़्यादा एम्फेसिस करना होता है वो भी मैंने उसमें मेंशन किया है। तो आप लोगों के पेपर के टाइम तक सीए रमन लूथरा क्लासेस आप लोगों के साथ है, आप लोगों को टेंशन लेने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी है ही नहीं। ठीक है, बस हमें जो है अच्छे से फॉलो करते जाइए। इफ देयर इज एनी सजेशन प्लीज कमेंट इट डाउन सो दैट वी कैन इम्प्रूव द स्टाइल ऑफ टीचिंग, द वे वी कम्युनिकेट, वी डिलीवर। ठीक है, क्योंकि देखो इम्प्रूवमेंट जो है वो मतलब हर किसी की फील्ड में, हर किसी की लाइफ में एक इंटीग्रल पार्ट प्ले करता है। नो वन इज परफेक्ट। ठीक है, इम्परफेक्ट इज द ओनली परफेक्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो अगर आप लोगों को सिलेबस के बारे में नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। प्लस हमारी लाइव डाइस डाउट सेशन ऑलरेडी बिगिन हो चुके हैं फ्रॉम द 3rd of June एंड कंटिन्यूसली ये चलेंगे। सो दैट आप रिकॉर्डेड देखिए, आप एमसीक्यूज करिए, एंड देन लाइव डाउट सेशन में एक पर्सनल टच भी जो मिलेगा, जो आई गेस बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करवाते हैं। बट सीए रमन लूथरा क्लासेस में शुरू से वी अबाइड बाय द रूल्स ऑफ कोचिंग, दैट वो पर्सनल टच जब तक एक कैंडिडेट को, एक स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, वो उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो वो लाइव डाउट सेशंस के थ्रू होता है। और ये हमारे कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने एक्सेल किया, जो सी ए रमन लूथरा क्लासेस से ही निकले थे और आज अपनी ड्रीम जॉब को उन्होंने जो है एक्वायर कर लिया बहुत अच्छे से, एंड नाउ दे आर फुली सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ। तो आपका आई एफ एस सी ए, पी एफ आर डी ए या फिर सेबी। चलिए, तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। यू नो द ड्रिल, आप पॉज कीजिए, अपना आंसर निकालिए, देन वेरीफाई कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आ जाता है, एज्यूम दैट व्हेन प्राइस इज ₹20, क्वांटिटी डिमांडेड इज ₹9। जब आपका प्राइस 20 था, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 9। जब प्राइस हो गया 19, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 10। अब प्राइस हो गया आपका 19, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 10। अब बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकाल रहा है फ्रॉम इंक्रीजिंग द आउटपुट फ्रॉम 9 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स। तो whenever there is increase in output, obviously
योर रेवेन्यू ग्रोथ, टोटल रेवेन्यू ग्रोथ, एंड दैट increase in total revenue is termed as marginal revenue when we sell an additional unit of output. So basically हमने कुछ भी नहीं करना, पहले टीआर निकालना पड़ेगा. टीआर का फॉर्मूला सिंपल होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी. तो 20 इंटू 9 180 तो ये हो गया. अगर दूसरे वाले में निकालूंगा 19 इंटू 10 190 ये हो गया. और एमआर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन आउटपुट. तो टीआर में अगर आपका चेंज देखो 190 180 तो 10 का है, 180 से 190 हुआ, आउटपुट में 10 से 9 मतलब 9 से 10 तो 1 का. तो आपका एमआर का आंसर कितना आ गया 10. माइनल रेवेन्यू का आंसर कितना आ गया आपका 10. देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इट मे टेक सम टाइम ऑनेस्टली, ठीक है जी. तो अब मैं तो देखो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से बता रहा हूँ तो मेरे को शायद 1 मिनट लग जाए, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसी लिमिट तक आएगा कि आपका आधे मिनट या 15 सेकंड में कंप्लीट हो जाए, ठीक है. थ्योरी क्वेश्चंस के लिए आपका अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है तो इट विल टेक हार्डली 5 to 10 सेकंड जिसमें आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन. इसमें से कौन सी एसेंशियल कंडीशन नहीं है प्योर कंपटीशन. देखो प्योर कंपटीशन को हम सिनोनिमसली भी यूज करते हैं कई बारी परफेक्ट कंपटीशन से, बट एक एक थिन डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. प्योर कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन में जो वो शुरू के फीचर्स होते हैं ना बस वही मैच होते हैं. दैट इज वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज, ये शुरू के, ठीक है. नो ट्रांसपोर्टेशन, नो सेलिंग कॉस्ट, ये सब प्योर कंपटीशन में नहीं आता. तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ये होता है प्योर कंपटीशन में. वो नॉट बोल रहा है. अच्छा ये भी प्रॉब्लम होती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में. अगर हम जल्दबाजी में क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर हमने पढ़ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन, सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, टिक टिक टिक. ये सबसे ज्यादा गलती होती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, और किसी भी लेवल पे आप एग्जाम दे रहे हो ये गलती किसी भी कैंडिडेट से हो सकती है अगर आप अटेंटिव नहीं है तो, बिलीव मी. तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक एक वर्ड को छान के पढ़िए. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन. नॉट बोल रहा है, ये कंडीशन होती है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स भी होते हैं, फ्रीडम ऑफ एंट्री भी होती है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसका फीचर नहीं होता है. या तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी या तो कांस्टेंट होगी सबके लिए, ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी. तो यस, दिस इज नॉट द फीचर और कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व फेस्ड बाय फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा है डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, लेकिन ये इंडस्ट्री का है, वो फर्म का पूछ रहा है. ये इंडस्ट्री का है, इंडस्ट्री एज इन मार्केट का है, ठीक है. ये प्राइस हो गया डिसाइड. अब इसी प्राइस पे एक इंडिविजुअल फर्म को अपनी यूनिट सेल करनी होती है, वो जितनी मर्जी चाहे इस प्राइस पे सेल कर सकता है लेकिन वो प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता. तो फर्म का अगर हम डिमांड कर्व देखें तो वो टोटल हॉरिजॉन्टल जा रहा है. कैसा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल. एकदम वर्टिकल होता है स्टैंडिंग, ये लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल. तो शेप ऑफ डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज हॉरिजॉन्टल. एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. which is the first order condition for the profit of a firm to be maximum. तो इसमें से पहली कंडीशन देखो, दो कंडीशन होती है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. सबसे पहली होती है आपकी एम आर इक्वल्स टू एम सी, ठीक है. सेकंड हो गया स्लोप ऑफ एमसी राइजेस या एमसी राइजेस आफ्टर इक्विलिब्रियम, ये दूसरी कंडीशन होती है. तो वो पहली फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पूछ रहा है तो दैट इज इक्वल्स टू बी पार्ट, दैट इज एमसी इक्वल्स टू एमआर या एमआर इक्वल्स टू एमसी, ठीक है. क्योंकि इस पॉइंट पे आपका टीआर और टीसी में मैक्सिमम डिफरेंस होता है जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है. डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी, इफ टीआर इज ग्रेटर देन टीसी तो प्रॉफिट होता है ना वो, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. अब ये ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन जो है इट इज अ बिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज कंपेयर टू अदर्स. तो क्वेश्चन में वो बोल रहा है आपको फॉल्स स्टेटमेंट मतलब जो रॉन्ग है इसमें बतानी है. सबसे पहली, अब हमें एक एक को अच्छे से पढ़ना होगा.
इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय द फर्म। इकोनॉमिक कॉस्ट जो है उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम काउंट करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। क्योंकि अगर हम एक अपॉर्चुनिटी पकड़ते हैं तो दूसरी को हमें छोड़नी पड़ती है जो उसकी नेक्स्ट बेस्ट होती है, तो उसकी जो वैल्यू है, तो ये ट्रू है। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो ये भी ट्रू है। अकाउंटिंग कॉस्ट में सिर्फ एक्सप्लिसिट है, अकाउंटिंग के कंसेप्ट में कभी इम्प्लिसिट कॉस्ट जैसा कुछ कंसेप्ट होता ही नहीं है। Economic profit will always be less than accounting profit if resources owned and used by firm have any opportunity cost. Economic profit will always be less than accounting profit. अब देखो मैं आपको बताता हूं, अगर प्रॉफिट इन सेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट हमें पता लगाना है, इकोनॉमिक्स में कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आपका एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों आ जाते हैं। लेकिन अगर अकाउंटिंग सेंस में प्रॉफिट करना है तो अकाउंटिंग तो सिंपल सी बात बोलता है, कोई भी चीज मनी में मेजर नहीं होती है तो वो नहीं आएगा। मनी पेड में अगर आपने उसकी वैल्यू पे नहीं करी है, ठीक है, या पे करोगे या मतलब करोगे ही नहीं कभी, तो वो कभी काउंट नहीं होगा अकाउंट्स में। तो इसमें हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेते हैं। कौन सी लेते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का एक्चुअली में पेमेंट नहीं होता, तो इसलिए अकाउंटिंग उसको डिसरिगार्ड कर देता है टोटली। तो अब देखो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज माइनस हो रही है, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट विल ऑलवेज बी लेस देन आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट। आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू लेस इम्प्लिसिट, नहीं अभी बताया एक्सप्लिसिट, तो ये फॉल्स हो गई। तो आपका आंसर हो गया डी पार्ट, आपका आंसर हो गया डी पार्ट। विद अ गिवन सप्लाई कर्व अ डिक्रीज इन डिमांड कॉजेस, जब भी सप्लाई कर्व गिरता है, अब ध्यान से देखना, गिवन सॉरी सप्लाई कर्व सेम रहता है, डिमांड कर्व गिरता है। अब इजी क्वेश्चन है वैसे तो, ये डिमांड हो गई, ये सब अगर आपको डायग्राम्स आते हैं तो वेल एंड गुड, ऐसे क्वेश्चन में बहुत आपका भला होने वाला है। सप्लाई कांस्टेंट है, अभी प्राइस इतना चल रहा है और क्वांटिटी इतनी चल रही है। अब डिमांड गिर गई, वेन एवर वी यूज द टर्म डिक्रीज इन डिमांड, इट सिंपली मीन्स दैट डिमांड हैज शिफ्टेड लेफ्टवर्ड्स, दैट डिमांड हैज शिफ्टेड लेफ्टवर्ड्स। तो ऐसे में जो न्यू इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, वो न्यू इक्विलिब्रियम में आपका प्राइस भी गिर गया और क्वांटिटी भी गिर गई, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस है बट इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नहीं, ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस नहीं, ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यस। आंसर हो गया सी पार्ट, क्योंकि दोनों हमारे फॉल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का? नॉट पे फोकस करिएगा, क्योंकि अगर यहां से सावधानी हटी तो मेरे भाई और बहन दुर्घटना घटी, ठीक है। सबसे पहला, ईज ऑफ एंट्री इनटू द इंडस्ट्री, हमें पता ही है फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, तो ये तो ट्रू हो गया। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, होमोजीनियस तो उसमें होता है परफेक्ट में, मोनोपोलिस्टिक में तो डिफरेंशिएशन होता है। मोर द डिफरेंशिएशन लेस इज द इलास्टिसिटी, हमने ये पढ़ा हुआ है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये भी है। अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट, अब डिफरेंशिएशन जब ऊपर बोल रहे हैं तो उसको ट्रू मान लिया, तो ये तो फॉल्स हो ही गया ना अपने आप, ऑटोमेटिकली ये फॉल्स हो गया, तो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ठीक है। वो परफेक्ट, होमोजीनियस का मतलब होता है एकदम सेम प्रोडक्ट जो सिर्फ परफेक्ट में होते हैं। मोनोपोली में अराइज इन प्रोडक्ट मार्केट बिकॉज, मोनोपोली जो है प्रोडक्ट मार्केट में अराइज होती है, क्यों होती है? हमने पढ़ा हुआ है रीजंस। अ सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज ओन्ड बाय अ सिंगल फर्म, जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में एक ऐसा रिसोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सिर्फ एक सिंगल फर्म के पास है, कई बार होता है ऐसे, जैसे एक चीज होती है नेचुरल मोनोपोली नाम की। नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है कि मतलब अगर कोई एक फर्म या एक कंपनी बाकियों के कंपैरिजन में रिलेटिवली चीपर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर लेती है तो वो बेचेगी भी कम पे, तो बाकी को कोई खरीदेगा ही नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं रेलवे,
गवर्नमेंट की कंपेरेटिवली कॉस्ट कम पड़ती है भैया, बिजली उसकी है। समझ रहे हैं बात की नहीं समझ रहे हैं? मेजर प्लस जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उसको सस्ते में पड़ते हैं कंपैरेटिवली, टैक्स वैक्स का और ये सब का हालांकि चार्ज करते हैं, बट चीपर रेट पे सब कुछ मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी है वो। तो ऐसे में बाकी सब जब चलाते हैं रेलवेज, तो उनकी कॉस्ट उतनी नहीं लगती, उससे ज्यादा लगती है। तो वो प्राइस ज्यादा रखेंगे तो कस्टमर कंपैरेटिवली कम प्रेफर करेंगे फिर इसमें। दूसरा, अ गवर्नमेंट हैज गिवन द फर्म पेटेंट राइट टू प्रोड्यूस द कमोडिटी। पेटेंट का मतलब क्या होता है? जब आपके पास एक्सक्लूसिव राइट आ गए उस कमोडिटी, उस गुड को बनाने के, क्योंकि आपने इन्वेंट की है वो चीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेक्स प्रोडक्शन बाय अ सिंगल प्रोड्यूसर मोर एफिशिएंट। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि कोई एक इतना लेवल इतने कम कॉस्ट पे बना पा रहा है कि उसकी मोनोपोली अपने आप एग्जिस्ट करेगी, बाकी सारी फर्म्स अपने आप बाहर हो जाएंगी धीरे धीरे। तो तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव। आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 9, ओलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ओलिगोपोली क्या होता है? जिसमें कुछ सेलर्स होते हैं, ज्यादा नहीं होते, कुछ ऑटोमोबाइल्स टाइप में, लेकिन बायर बहुत सारे होते हैं। अ फ्यू डोमिनेंट फर्म्स एंड सब्सटेंशियल बैरियर्स टू एंट्री। इसमें बैरियर रहता है, वो कार्टेल बना लेते हैं आपस में, बैरियर रहता है। कोल्यूसिव नॉन कोल्यूसिव दो टाइप के होते हैं। अ फ्यू लार्ज फर्म्स एंड नो एंट्री बैरियर्स। नहीं, फ्री एंट्री तो नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स भी नहीं होती, लार्ज फर्म्स होती हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में। वन डोमिनेंट फर्म मोनोपोली होता है। तो आंसर है ए पार्ट, few dominant firms and substantial barriers to entry. Price taking firms, that is perfect competition में जो होती हैं, फर्म्स को अलाउड नहीं होता ना, मतलब अलाउड क्या मतलब, वो कर ही नहीं सकती प्राइस को ऊपर नीचे, क्योंकि उनका जो पोर्शन होता है आउटपुट का वो बहुत स्मॉल होता है। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, या कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? इंडिविजुअल फर्म मस्ट हैव फ्यूअर देन 10, ना। Individual firm faces a downward sloping demand curve, na. Individual firm has an asset of less than 20 lakh, na. Individual firm is unable to affect market price through its output decisions. जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका जो शेयर होता है वो सिग्निफिकेंटली स्मॉल होता है, कि वो कभी अपने आउटपुट से प्राइस को चेंज ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? जैसे सपोज करो, ऑब्वियस सी बात है कि अब जैसे सपोज करो मोनोपोली है, सिंगल सेलर है, तो सारा आउटपुट वही प्रोवाइड करा रहा है मार्केट में, सारी सप्लाई। तो अगर वो एकदम से सप्लाई कम कर दे और डिमांड ज़्यादा हो, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, प्राइसेस कैसे जाएंगे ऊपर। अब वो अपने आउटपुट से आपके प्राइस को चेंज कर पा रहा है, ये पावर परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स के पास नहीं होती। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर्स फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन प्राइमरीली बिकॉज। तो मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट में वैसे तो काफी सारी सिमिलैरिटीज होती है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जो मेजर डिफरेंस होता है, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं, ऑल ऑफ द अबव का भी ऑप्शन हो। परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, परफेक्ट में तो नहीं होता। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंट्री टू द इंडस्ट्री इज ब्लॉक्ड, नो। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर रिलेटिवली फ्यू बैरियर्स टू द एंट्री, नहीं मतलब वो हाँ होता है बट इतना नहीं होता कि हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कर सके परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक में। प्लस मोनोपोलिस्टिक में भी बैरियर आप ना के बराबर ही समझो, वो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। फर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट करता है, मोर द डिफरेंशिएशन लेस विल बी द इलास्टिसिटी, क्योंकि सब्सटीट्यूट चेंज मतलब इतनी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोलिस। इसमें से कौन सा एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है ओलिगोपोलिस का? ठीक है, तो सबसे पहला स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ये इसको मैं एक डिस्टिंग्विशिंग वो नहीं मानूंगा कैरेक्टरिस्टिक। स्टैंडर्डाइज में तो मतलब होमोजीनियस टाइप हो गया, एकदम होमोजीनियस नहीं बट सिमिलर। गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो तो हर किसी का होता है। इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स, ये एक ऐसी चीज है जो हमें किसी भी और मार्केट में देखने को नहीं मिलती है, दैट इज इंटरडिपेंडेंस। एक फर्म दूसरे फर्म पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि फ्यू ही फर्म्स हैं डोमिनेंट
बहुत बड़ी मार्केट की डिमांड को कैटर करने के लिए उनकी आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है। कोल्यूसिव, नॉन कोल्यूसिव, आप देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं बर्ट्रैंड और उसके अलावा कॉर्नोट के और चैम्बरलिन के, तो इन सब में भी आप देखोगे उन्होंने बोला है अगर वो बेसिकली इंटेंशनली भी कोल्यूड ना करें तो उनको वैसे भी एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ती है, एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस समझनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय अ फर्म वेरी लार्ज? कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है एक फर्म का? तो आंसर हो गया मोनोपोली। अब देखो इम्परफेक्ट में तीन आ जाती है, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। तो इम्परफेक्ट नहीं लिखेंगे, हमें प्रिसाइसली आंसर करना है। और प्रिसाइस आंसर का जब ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है मोनोपोली, तो क्यों नहीं? ओलिगोपोली में भी इतना नहीं होता, इंटरडिपेंडेंस होती है, प्राइस वॉर नहीं हो सकती उसमें, परफेक्ट कंपटीशन में तो है ही नहीं फर्म के पास कुछ भी पावर। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नोन एज, एवरेज रेवेन्यू कर्व का दूसरा नाम क्या होता है? ये तो हर किसी को पता होगा, डिमांड कर्व। क्योंकि आपका एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज टोटल रेवेन्यू इनटू और सॉरी टोटल रेवेन्यू अपॉन प्राइस, सॉरी आउटपुट, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ सॉरी, टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट। क्योंकि टोटल एवरेज रेवेन्यू ही तो बताता है पर आउटपुट हम कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू आउटपुट अपॉन आउटपुट, ये कट गया, ये प्राइस के बराबर आ गया। ठीक है जी। और डिमांड कर्व, अब देखो जब मैं ए आर कर्व बनाऊंगा तो यहां पर हो गया ए आर, ठीक है, और यहां पर हो गया आपका प्राइस, नहीं ये शायद मैंने उल्टा कर दिया, यहां पर हो गया आपका प्राइस, सॉरी आउटपुट, और यहां पर हो गया ए आर। अभी हमने देखा ए आर किसके बराबर होता है? प्राइस के बराबर होता है। तो वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, तो सेम ही तो डिमांड कर्व में होता है, कितने प्राइस पे कितना आउटपुट जा रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए उसको डिमांड कर्व बोलते हैं। Discriminating monopoly implies that monopolist charges different prices for his commodity. एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी चलती है मोनोपोली में, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स। अब देखो जैसे अगर मैं बात करूं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज होता है। जैसे सपोज करो एक फर्म है जो क्या बोलूं मैं, जैसे सपोज करो आप अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, बच्चों की टिकट का प्राइस अलग, उसमें अलग, तो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर से भी प्राइस चार्ज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें कमर्शियल अलग, रेसिडेंशियल अलग, डिफरेंट प्लेसेस में, कहीं जगह कहीं रेट, कहीं जगह कहीं रेट, क्योंकि मोनोपोली के पास भैया पूरा कंट्रोल है, वो जैसा मर्जी चाहे वैसा कर सकता है। तो आंसर हो गया एनी ऑफ द अबव। तो वो कोई भी पॉलिसी फॉलो कर सकता है फॉर चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर हिज कमोडिटी। क्वेश्चन नंबर 16, suppose that the demand curve for XYZ company slopes downward and to the right, we can conclude that, अच्छा जब भी डिमांड कर्व किसी कंपनी का डाउनवर्ड हो और टू दी राइट हो, डाउनवर्ड टू दी राइट, ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट फर्म्स ऑपरेट इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। नो, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो कंपनी या फर्म का एकदम हॉरिजॉन्टल होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। firm can sell that all that it wants at the established market price। ये भी परफेक्ट कंपटीशन में होता है कि एक एस्टेब्लिश मार्केट प्राइस पे उसको जितना बेचना बेच सकती है, सारा भी बेच सकती है ना। XYZ company is not the price taker in the market because it must lower the price to sell additional units of output। XYZ company will not be able to maximize profit because price and revenues are subject to change। इसका कोई लेना देना नहीं है। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। देखो जब भी डिमांड का ये है, तो अगर आपको ज्यादा अभी इतना बेचना है, आपको राइट साइड पे ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है, तो आपको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। आप प्राइस चेकर नहीं है, तो आंसर हो गया ये, क्योंकि प्राइस चेकर तो परफेक्ट कंपटीशन में होता है, ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द किंग्ड डिमांड कर्व ऑफ
ओलिगोपोली एज्यूम्स, आपको ओलिगोपोली का डिमांड कर्व का पता है ना, शेप ऐसा होता है एकदम किंक्ड, ठीक है। एक प्राइस तक तो आपकी सपोज करो ये प्राइस है जो कि ओवरऑल मार्केट में चल रहा है, अगर आप मार्केट से ऊपर प्राइस रखेंगे तो आपकी डिमांड इलास्टिक है, क्योंकि सब अगर आपके कॉम्पिटिटर चेंज नहीं कर रहे हो और आप कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली लोग डिमांड आपकी बहुत कम कर देंगे, तो इलास्टिसिटी बढ़ गई। और यहाँ पर लेस इलास्टिक है, अगर आप कम करने की कोशिश करते हो तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके उसको फॉलो करेंगे, तो ओवरऑल जब सारे प्राइस कम कर देंगे तो फिर आपकी डिमांड इतनी नहीं हिलेगी जितना आप सोच रहे थे कि प्राइस कम करके मैं अपने कॉम्पिटिटर्स का शेयर ले लूंगा। तो आंसर हो गया कि रिस्पॉन्स जो है वो कंज्यूमर का डिफरेंट है। तो द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर टू प्राइस इंक्रीज इज लेस देन द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर टू प्राइस डिक्रीज। तो रिस्पॉन्स कंज्यूमर्स का अगर आप देखो ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, इंक्रीज पे ज्यादा है ना, तो इसका आंसर होना चाहिए बी पार्ट। द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर टू प्राइस इंक्रीज इज मोर देन द रिस्पॉन्स टू ऑफ कंज्यूमर टू प्राइस डिक्रीज, क्योंकि जब आप डिक्रीज करेंगे तो आपके कॉम्पिटिटर फॉलो करेंगे उसको, ठीक है जी। ओलिगोपोली में तो वैसे भी नॉन प्राइस वॉर होती है, क्योंकि अगर आप डिक्रीज करोगे तो आपके कॉम्पिटिटर डिक्रीज करेंगे, तो आपके कॉम्पिटिटर के कंज्यूमर्स आपकी तरफ क्यों आएंगे जब उन्होंने खुद प्राइस गिरा दिया। तो यहां पर लेस इलास्टिक होता है और यहां पर मोर इलास्टिक होता है, तो आंसर हो गया बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18, वन कैरेक्टरिस्टिक नॉट टिपिकल टू ओलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्री इज। ओलिगोपोली इंडस्ट्री में हमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखने को नहीं मिलता, एंड आंसर क्लियरली सबसे पहला दिया, बट हम बाकी भी पढ़ेंगे, कई बार ऑल ऑफ द अबव होता है। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। टू मच इंपॉर्टेंस टू नॉन प्राइस कंपटीशन, ये तो होता ही है। प्राइस लीडरशिप भी रहती है, आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में पढ़ेंगे, कोई एक लीडर होता है और दूसरा उसको फॉलो करता है। स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ये भी ठीक है, तो आंसर हो गया हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इवन अ मोनोपोलिस्टिक फर्म कैन हैव लॉसेस, फर्म्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आर प्राइस टेकर्स, ये दोनों तो ट्रू है ना। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट टू डिस्क्रिमिनेट प्राइसेस, प्राइसेस तो डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते परफेक्ट कंपटीशन में, तो क्लियर हो गया। अब एक कंसेप्ट के ऊपर देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं वही प्राइस के ऊपर। किंग डिमांड का भी रिलेटेड टू ओलिगोपोलिस मार्केट, तो बाकी की स्टेटमेंट सारी ठीक है, बस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते प्राइस। The last question for the session is, when dash we know that firms are earning just normal profit, तो बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट्स की कंडीशन, मैक्सिमम प्रॉफिट की एमसी इक्वल्स टू एमआर होती है, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है एसी इक्वल्स टू एआर, मतलब पर प्रोडक्ट जितनी आपकी कॉस्ट लग रही है बनाने में, पर प्रोडक्ट उतना ही आप रेवेन्यू कमा रहे हो बेचने पे। अब तो आंसर हो गया एसी इक्वल्स टू एआर, ठीक है, जो कि मोनोपोलिस्टिक में लॉन्ग रन में होता है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन, अगर अच्छा लगा तो डू कमेंट, ठीक है। और अगर कोई सजेशन कुछ इंप्रूवमेंट कि सर क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, कुछ कंसेप्ट भी करा दो या ऐसा कुछ भी, एनीथिंग यू वांट, सीए रमन लूथरा इज एट योर सर्विस, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।